हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्याम बाबू 214। इस चैनल पर आप सभी लोगों को ऑडियो में एनसीईआरटी बुक रीड कराया जाएगा। बुक रीड कराने के साथ साथ नीट एंड यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग कितना भी नोट्स पढ़ लें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, कापियां पढ़ लें, कुछ नहीं हो सकता है जब तक हम लोग अच्छी तरीका से एक बुक रीड न किया जाए, क्योंकि हर एक चीज बुक से ही बनता है। बुक रीड करने के बाद आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स रीड कीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम सभी मिलकर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने इस नीट एंड यूपी बोर्ड मिशन को पूरा किया जाए, यानी द्विनिषेचन। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात परागनलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज यानी जाइगोट की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्ली केंद्रकी की ओर गति करता है और उनसे संगलित होकर त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। जैसा कि इसके अंतर्गत तीन अगुणितक न्यूक्ली केंद्रकी सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। चित्र 1.13 चूंकि एक भ्रूणपूटी भ्रूणकोश में दो प्रकार के संलयन यानी संकलन, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। ये देख सकते हैं, फिगर है चित्र 1.13 और एक निषेचित भ्रूणकोश फुट्टी युग्मनज तथा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रिकों को दर्शाता है। वह एक द्विबीजपत्री में भ्रूण विकास के चरण है। इसमें देख सकते हैं अपभ्रष्टीय सहायक कोशिका है। ये युग्मनज जाइगोट यानी द्विगुणित होता है। ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है अगुणित और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित होता है। अपभ्रष्टीय प्रतिव्यासांत कोशिका ये युग्मनज है और यहाँ से निलंबक है और ये हृदयाकार भ्रूण और ये गोलाकार भ्रूण और ये आपका प्रांकुर है और ये मूलांकुर है यहाँ पे और ये बीजपत्र है और ये परिपक्व है। ये परिपक्व पूरा है। आइए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। इसके बारे में आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। ऊपर वर्णित किए गए द्वारा निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटना क्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप में निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। ये नीट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बोर्ड ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। अब आइए भ्रूणपोष। भ्रूणपोष के बारे में पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। क्यों? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती है और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर
केंद्रकी यानी न्यूक्लियर विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्लिय केंद्रकी के रूप में पैदा होता है। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियाइयों की संख्याओं में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हैं और कुछ नहीं भी बल्कि यह मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष जो हजारों न्यूक्लिय से बना है और इसके आसपास का सफ़ेद गुद्दा गिरी कोश की भ्रूणपोष होता है। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है जैसे अरंडी और नारियल, और इसे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोलें और प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखें और पता करें क्या भ्रूणपोष अनाजों, गेहूं, चावल तथा मक्का में विद्यमान है। आइए इसके बारे में फिगर देखते हैं। ये देखिएगा नीट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जा चुका है। ये प्रांकुर है और ये बीजपत्र है और ये बीजपत्राधार है। ये मूलांकुर है, मूलगोप है। सीरियल से उसको देख लीजिएगा, नाम पूछा जा चुका है। और ये बी वाला देख लीजिएगा, चित्र 1.14 और एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण है और ब एक घास के भ्रूण का अनुप्रस्थ काट है। ये ब वाला देख लीजिएगा, ये स्कूटेलम है और ये प्रांकुर चोल है और ये प्ररोशीर से अधिकोरक है और ये मूलांकुर, मूलगोप, मूलांकुर चोल। आइए भ्रूण के बारे में पढ़ते हैं। भ्रूणकोश या पुट्टी के बीजाणुद्वारी सिरे पर विकसित होता है जहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास यानी भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था चरण एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों ही में समान होता है। चित्र 1.13 युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष ही गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण चित्र 1.14 अ में एक भ्रूणीय अक्ष, धुरी तथा दो बीजपत्र समाहित होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन एपिकाटिल बीजपत्रोपकारिक होती है जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांक पर समाप्त होती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है जिसे मूलगोप कहते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण चित्र 1.14 ब केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार में बीजपत्र को स्कूटेलम यानी प्रसल्क कहते हैं जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ पार्श्व की ओर स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है जिसे कोलियोराइजा यानी मूलांकुर चोल कहते हैं। स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्रोपकारिक कहते हैं। बीजपत्रोपकारिक में प्ररोह शीर्ष तथा कुछ आदिकालिक आद्य पड़ होते हैं जो एक खोखला फड़ीय संरचना को घेरते हैं जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। जल में कुछ बीजों जैसे कि गेहूं, मक्का, मटर, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगोएं। इसके बाद बीजों को छीलें और खोलें तथा भ्रूण एवं बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करें। 1.4.3 बीज। आइए बीज के बारे में देखा जाए। बीज क्या होता है?
आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीजपत्र तथा एक भ्रूण अक्ष अखुआ समाहित होता है। भ्रूण का बीजपत्र चित्र 1.15 एक सरल संरचना होती है, प्रायः आरक्षित आहार भंडारण के कारण फूली हुई एवं स्थूल होती है, जैसा कि लेगुमिनस में होता है। परिपक्व बीज गैर एल्बुमिनस तथा एल्बुमिनस रहित हो सकता है। गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपभुक्त कर लिया जाता है, जैसे मटर, मूंगफली। एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाता है, जैसे कि गेहूं, मक्का, बाजरा, रंड आदि। कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर में, बीजांडकाय न्यूसेलस भी शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय परिभ्रूणपोष होता है। बीजांड अंडाशय का आवरण बीज के ऊपर सख्त संरचनात्मक आवरण बन जाता है। चित्र 1.15 बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। फलस्वरूप सामान्य चयापचयी क्रिया धीमी पड़ने लगती है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। देखिएगा, ये जो प्रसुप्ति है, एक क्वेश्चन में आ चुका है, प्रसुप्ति किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। या यदि अनुकूलन परिस्थितियां उपलब्ध, पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन तथा उपयुक्त तापमान होती है, तो वे अंकुरित हो जाते हैं। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतर साथ साथ चलता है। अंडाशय की दीवार, फल की दीवार, छिलके के रूप। इसमें देखिएगा, ये जो है लाइनें, बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है और अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। क्वेश्चन आ चुका है नीटा भी और यूपी बोर्ड एग्जाम दोनों में आ चुका है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। छिलके के रूप में विकसित होती है, जिसे फलवृत्ति कहते हैं। फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गूदेदार हो सकते हैं तथा अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध क्रिया विधियां विकसित की हैं। आप फलों के वर्गीकरण एवं उनके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें, जिसे आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या तथा फलों के अंदर बीजों की संख्या के बीच कोई संबंध है? इसके ऊपर वाले फिगर को देखते हैं, चित्र 1.15। कुछ बीजों की संरचना है। अब सेब एवं स्ट्रॉबेरी के आभासी फल। देखिए, ये बीजपत्र है और ये बीजांड द्वार है। ये सबसे बाहरी आवरण बीजावरण, उसके अंदर का भ्रूणपोष, सबसे अंदर का बीजपत्र है और ये जो है बीजपत्रधार है और इसे मूलक्ष भी कहा जा सकता है। ये प्ररोह शीर्षस्थ विभज्य है और ये बीच वाला मूलाग्र है। और ये बीजावरण है और ये बीजपत्र है या प्ररोह शीर्षस्थ विभज्य, बीजपत्रधार, मूलक्ष है, मूलाग्र और ये भ्रूणपोष है। इसको देखिएगा, ये फलवृत्ति है, ये भ्रूणपोष है, स्कुटेलम, ये प्रांकुर चोल, ये प्रांकुर और ये मूलांकुर चोल। ये देखिएगा, इसको शेड्यूल में रखिएगा क्योंकि ये शेड्यूल में आता है। जब भी ये पूछा गया है, शेड्यूल में पूछा गया है। और ये सेब का फिगर है, इसके अंदर वाला पुष्पासन है, ये पूरा पुष्पासन है और ये जो बीज है इसका अंड बीज है, ये अंतःफलवृत्ति है और ये मध्य फलवृत्ति है। ये पुष्पासन है और ये एकिन है। फिगर ध्यान में दीजिएगा क्योंकि
एग्जाम में कभी कभी फिगर भी आ जाता है। अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय से फल विकसित होता है उसके अन्य पुष्पीय अंश अपहासित एवं झड़ जाते हैं। हालांकि कुछ एक प्रजातियों में जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, रसवरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को मिथ्या यानी आभासी फल कहते हैं। देखिएगा पेपर में पूछता है आभासी फल किसे कहते हैं, इसको ध्यान दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन आ चुका है। चित्र 1.15 अधिकतर फल केवल अंडाशय में विकसित होते हैं और उन्हें अर्थात या वास्तविक फल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, वास्तविक फल किसे कहते हैं और आभासी फल किसे कहते हैं। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को निषेक जनित फल कहते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत एक हार्ड क्वेश्चन है। अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं? पार्थेनोग्राफी। ये क्वेश्चन नीट ऑफ भी और बोर्ड ऑफ एग्जाम से आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये वाला और ये आभासी फल किसे कहते हैं और ये वास्तविक फल किसे कहते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसका एक उदाहरण केला है, इसका उदाहरण पूछा जाता है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। बीज आवृत बीजियों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है। बीज की रचना काफ़ी निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए पर्यावासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं, जैसा कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडारण होता है। अल्पवयस्क नवोद्भिद तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरचना प्रदान करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक वंशीय संपादक को पैदा करते हैं जो विविधता के रूप में ले लेते हैं। बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा अगले मौसम के लिए फसल के रूप में उगाया भी जा सकता है। क्या आप बीज के बिना या उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है और भंडारित न किया जा सकता हो, खेती की कल्पना कर सकते हैं? बीज के परिक्षेपण छितराने के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है, यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। बहुसंख्य प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवन क्षम रहते हैं। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध है। एक प्राचीन बीज जिसका नाम है ल्यूपाइन या ल्यूपिनस आर्कटिकस है, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था। एक अनुमानित 4 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था। हाल ही का एक रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन क्षम बीज फोएनिक्स डैक्टिलोफेरा का है, जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोज पाया गया था। पुष्पी पादपों के लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि कुछ पुष्पी पादपों की विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर प्राप्त किया जाए। एक भ्रूण पुट्टी कोष में कितने अंडे मौजूद होते हैं? एक बीजांड में कितने भ्रूण कोष पुट्टी मौजूद होते हैं? एक अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं? एक प्ररूपी विशिष्ट पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं? एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद होते हैं? और ऐसे ही प्रश्न, क्या आप कुछ ऐसे पादपों के बारे में सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत भारी संख्या में बीज मौजूद होते हैं? इस प्रकार की श्रेणी में आर्किड फल आते हैं और प्रत्येक फल में 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। इस प्रकार के मामले कुछ परजीवी प्रजाति के फल जैसे कि ओरुबैंकी तथा स्ट्राइगा है। क्या आपने फाइकस अंजीर
का लघु या सूक्ष्म बीज देखा है। एक छोटे से अंजीर फाइकस के बीज से कितना विशाल पादप तैयार होता है। प्रत्येक अंजीर का पौधा कितने लाख बीज पैदा करता है। क्या किसी अन्य उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं जहाँ इस प्रकार के एक लघु बीजों ने वर्षों तक इस तरह का विशाल जैव समूह पैदा किया। असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा यूपी बोर्ड में, असंग जनन एवं बहुभ्रूणता, इसके बारे में देखिएगा। यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम है, कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेसिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंग जनन कहते हैं। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? इस प्रकार से असंग जनन अलिंगीय प्रजनन है, जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। असंग जननीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित हो जाता है। प्रायः कई अवसरों पर जैसे कि बहुत सारे नींबू वंश सिट्रस तथा आम की किस्मों में भ्रूणकोश पुट्टी के आसपास की कुछ बीजांड कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगती है और भ्रूणकोश में प्रोद्वधिक प्रोटूड होती है तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। संतरे के कुछ बीजों को ले और उन्हें मरोड़े तथा प्रत्येक बीज के भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। प्रत्येक बीज के भ्रूणों की गणना करें। असंग जनन भ्रूणों की आनुवंशिक प्रकृति क्या होगी? क्या उन्हें क्लोन एक पूर्वज कहा जा सकता है? बहुत से हमारे खाद्य एवं साग फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया गया है। संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल पैदा किया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म की संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति प्रतिकृत होगी और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा। यदि यह संकर बीज असंग जनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशिष्टताएं नहीं होगी। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकर बीज उद्योग में असंग जनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंग जनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों में असंग जनित जीन्स को स्थानांतरित करने पर अध्ययन चल रहे हैं। आइए फिर दोबारा इसमें जो फिगर उसको देख लें, क्योंकि फिगर बार बार पूछा जाता है नीट ऑफ से। नीट ऑफ में फिगर और कहीं से भी उठा सकता है। आइए फिगर को फिर देखते हैं। चित्र 1.13 एक निषेचित भ्रूणकोश पुट्टी युग्मनज तथा प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रिकों को दर्शाता है। वह एक द्विबीजपत्री में भ्रूण विकास के चरण वाले देखते हैं। इसमें देखिएगा ये अपभ्रष्टीय सहायक कोशिका है और ये युग्मनज द्विगुणित होता है। ये प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका है और ये जो है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है त्रिगुणित। ये अपभ्रष्टीय प्रतिव्यासाम कोशिका है। ये तीनों की बात कर रहा है और ये युग्मनज है। ये गोलाकार भ्रूण है और हृदयाकार भ्रूण है ये, और ये निलंबक है और ये मूलांकुर है और ये बीजपत्र है और ये परांकुर है। ये पूरा परिपक्व की बात कर रहा है।
आइए इस फिगर के बारे में देखते हैं। चित्र 1.14 और एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण व एक घास के भ्रूण का अनुप्रस्थ काट है। ये द्विबीजपत्री वाले को देखिए, इसका सेटअप में याद कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पूछता है। ये प्रांकुर है और ये बीजपत्र है और ये बीजपत्राधार है, ये मूलांकुर है और ये मूलगोप है। आइए इसको देखते हैं। ये ऊपर वाला सबसे जो भाग है इसको टेलम कहते हैं, और ये जो है प्रांकुर चोल है, ये प्ररोशीर्ष है और ये अधिकोरक है। और ये इसको लाइन से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार नीट में आ चुका है बहुत बार। मूलांकुर और मूलगोप और मूलांकुर चोल, इसको देख लीजिएगा। और देखते हैं फिगर। इसको चित्र 1.15 और कुछ बीजों की संरचना है व सेब एवं स्ट्रॉबेरी के आवास। ये बीज पत्र है और ये बीजांड द्वार है, ये बीज आवरण है और ये बीज वाला भ्रूणपोष है और इसके अंदर का ये बीज पत्र है। ये बीज पत्राधार मूलक्ष और ये भी यहाँ से है। ये मूलाग्र प्ररोह से शस्त्र विभाज्य है और ये बीज आवरण है, बीज पत्र है, प्ररोह से शस्त्र विभाज्य। ये बीज पत्राधार मूलक्ष है, ये मूलाग्र भ्रूणपोष है। किसको ध्यान दीजिएगा, ये अस्कुटेलम है, भ्रूणपोष है और ये फल भित्ति है। और ये प्रांकुर चोल, प्रांकुर मूलांकुर, मूलांकुर चोल, ये भी तीनों सेटअप, पूरा सेटअप में देख लीजिएगा। इसको देख लिया जाए। ये पुष्पासन है और ये अंडबीज है, इधर का भी ये अंडबीज है। अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति है और ये पुष्पासन और ये एकिन है। थैंक यू।